आप में से कितने लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है जो 42 साल से बंद था अपने हॉन्टेड किस्सों के चलते। उस स्टेशन पे कोई भी रेलगाड़ी रात को नहीं रुकती करके अजीब तरीके से एक पेड़ था वहाँ पर, उस पे चढ़ जाती है, ऊपर जाके बैठ जाती है। ये कहते हैं कि जब मैंने ये देखा शीशे में है तो अंकल कहते हैं मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगी वो, अनटिल एंड अनलेस एक चीज़ जब उन्होंने देखी तो उन्हें समझ में आ गया कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। देखा, अब अंकल को ना एक अजीब सी बॉडी में एक फीलिंग आई। अंकल ने कहा कि इतनी मुझे अजीब फीलिंग आई, इतनी अजीब फीलिंग आई कि इस भूत ने कुछ डिफरेंट करा। देखेंगे इस स्टोरी में क्या हुआ था। तो दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ जो बिल्कुल रियल घटनाएं हैं। एक हमारे अंकल के साथ हुई थी, दूसरी भी हमारे एक अंकल के साथ हुई थी और तीसरी मेरी एक फ्रेंड के साथ हुई थी। तीनों ही कहानियाँ बहुत अजीब हैं और सीरियसली मिस्टीरियस हैं, और यकीन मानिए दीज आर रियली कॉल्ड द रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज विच हैव बीन हैपेंड विद रियल पीपल इन रियल लाइफ। इतनी अजीब और डरावनी कहानियाँ है ना ये तीनों, जब मैंने उनसे सुनी थी रोंगटे खड़े हो गए थे। अब मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो कहानियाँ, लेकिन कहानियाँ शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ रियल वाली सुनना पसंद है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ना प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी रात को 9 बजे कहानियाँ आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मिस ना करो। रियली रिलैक्स करने के लिए ये कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, और अभी तक यकीन मानिए जितनी भी मैंने कहानियाँ इससे पहले अपलोड करी हैं और आज जो अपलोड करूँगी सबकी सब रियल हैं, रियल पीपल के साथ हुई हैं, रियल लाइफ में हुई हैं। तो बिना देर करे चलिए पहली कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो ये घटना है 2019 की, कोविड से पहले। एक बार क्या होता है ना, मैं पहले बताती हूँ कि हमारे अंकल करते क्या हैं। वो एक्चुअली ना एक कॉन्ट्रैक्टर हैं सैनिटरी के। जो सैनिटरी का वर्क होता है बिल्डिंग्स में, वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और सैनिटरी का काम करते हैं, जैसे पाइपलाइंस हो गई, टॉयलेट्स के कनेक्शंस हो गए, ऑल दोज वर्क। ठीक है, तो सैनिटरी का जो काम है उसके कॉन्ट्रैक्टर थे। 2019 की बात है, एक बार वो जाते हैं नोएडा में, उनका काम चल रहा था। आते हुए वो लेट हो गए। अब जब वो आते हुए लेट हो गए तो वो गए थे कार से अपने, और आ भी अपने कार से ही रहे थे, अकेले आ रहे थे। करीब ऐसे 1:30 से 2 बजे का टाइम होगा। एक सड़क थी जो कि एक सर्विस लेन थी, ओके, वहाँ से वो आ रहे थे। अभी दिल्ली नोएडा के बीच की एक सड़क है, उन्होंने हमें बताया था, बट मैं आपको वो आइडेंटिटी प्लेस की छुपाने के लिए उसको एक सीक्रेट ही रखूँगी, बट कई सारे लोग ना समझ जाएंगे अगर वो थोड़े से भी जानते हैं कि हाँ ये प्लेस हॉन्टेड है और इस तरह से कुछ दिखता है वहाँ पे, दे वुड कम टू नो कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। तो बेसिकली एक सर्विस रोड थी जहाँ से वो आ रहे थे, अपनी कार से आ रहे थे। दोनों तरफ जो है वो स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी और दोनों तरफ पेड़ थे। एक सुनसान रास्ता आता है उस सर्विस रोड को क्रॉस करने के बाद। वो थोड़ा सा एक शॉर्टकट की तरह यूज़ करते थे वो, और कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये डेंजरस तो होता ही है। अब क्या होता है ना कि उनको सड़क के दूसरी तरफ ना एक काफ़ी ओल्ड लेडी दिखाई देती है, और उन्हें लगता है कि यार ये 1:30 से 2 बजे के टाइम के बीच में एक इतनी ओल्ड लेडी सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हैं, ये थोड़ा सा उनको मिस्टीरियस लगा। तो वो अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपनी गाड़ी से उतरते हैं, और वो एक अच्छे इंसान है। उनको लगा कि शायद ये लेडी जो हैं वो हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में हो, इनको हेल्प की ज़रूरत हो। तो वो उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, आप यहाँ पर इतनी रात गए क्या कर रहे हो? माता जी चलिए मैं छोड़ देता हूँ, या आप बता दीजिए आपको कोई तकलीफ़ है तो मैं मदद करूँगा। वो कोई जवाब नहीं देती। वो पूछते हैं, वो कोई जवाब नहीं देती। वो उनकी तरफ देखती भी नहीं है। इन्हें लगता है कि शायद काफ़ी बूढ़ी औरत है, हो सकता है सुनने में कुछ परेशानी हो उन्हें, इसीलिए वो उनकी बात सुन नहीं पा रही, इसलिए जवाब नहीं दे रही हैं। अब
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंकल ने क्या बताया कि वो लेडी कैसी थी, जो ओल्ड लेडी थी। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे, उसने साड़ी पहन रखी थी एक ग्रे कलर की, और उसने पैर जो है उसके सीधे ही थे, कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि उल्टे पैर और चुड़ैल और ये सब नहीं। शी वॉज एक्सट्रीमली नॉर्मल, लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब अंकल उसको पूछते हैं कि माताजी बताइए। अब वो सामने मुड़कर देखती है अंकल को, तो अंकल ने चेहरा भी देखा, चेहरा भी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे बूढ़ी औरतों का होता है चेहरा, वैसा ही था, बिल्कुल नॉर्मल। कोई पता नहीं लगा सकता है कि ये घोस्ट है या चुड़ैल है, डायन है, जो भी इंसान नॉर्मली समझते हैं। आई डोंट कैटेगराइज एनीबडी विद दीज टर्म्स, क्योंकि मुझे थोड़े से डेरोगेटरी लगते हैं ये वर्ड से, चुड़ैल, डायन वगैरह, क्योंकि हमारे देश में ना इन टर्म्स को यूज़ करके मासूम लोगों को बहुत प्रताड़ना भी मिली है पुराने ज़माने में, ठीक है। बट नॉर्मली यही वर्ड्स प्रचलित हैं। तो अंकल कहते हैं मुझे बिल्कुल नॉर्मल लगी वो, अनटिल एंड अनलेस एक चीज़ जब उन्होंने देखी तो उन्हें समझ में आ गया कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब क्या हुआ मैं बताती हूँ। अब जब अंकल उससे पूछ रहे थे तो वो उनको सामने से मुड़ के देखती है, तो अंकल को लगता है पहले सुन नहीं पा रही थी, अब शायद सुनेगी, ठीक है। तो उसने जब उनको सामने से मुड़ के देखा तो अंकल को लगा कि हाँ अब ये मेरी बात का जवाब देगी। तो अंकल ने फिर से पूछा कि माताजी अगर आपको कोई तकलीफ़ परेशानी है तो बताइए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आपकी मदद करूँगा। आप कहाँ रहती हैं, यहाँ पे इतनी रात गए क्या कर रही हैं? क्योंकि कई बार ना घर वाले भी बूढ़े लोगों को ऐसे प्रताड़ना करके घर से निकाल देते हैं, तो कोई तो होता है ना मदद करने के लिए, होना चाहिए। तो इसी मंशा से उन्होंने पूछा। अब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अंकल ने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे ही उस औरत ने उन्हें देखा, अंकल को ना एक अजीब सी बॉडी में एक फीलिंग आई। अंकल ने कहा कि इतनी मुझे अजीब फीलिंग आई, इतनी अजीब फीलिंग आई कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, मेरी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया। एक नेगेटिव फीलिंग आती है ना कभी कभी, वैसा हुआ। अब अंकल ने कहा कि यार मैं तो थक गया बिल्कुल, पूछते पूछते वो कोई जवाब ही नहीं दे रही, अब मैं क्या करूं, पूरी रात तो यहाँ पे रह नहीं सकता। तो उस टाइम पे उन्होंने फ़ोन करा 100 नंबर को, 100 नंबर को फ़ोन करा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कुछ ऐसा है तो ठीक है, हम आते हैं, मदद करेंगे। तो अंकल ने कहा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप देख लीजिए, एक ऐसी ही कोई लेडी है, ओल्ड लेडी है और अच्छे घर की लग रही है, ठीक ठाक है, तो हो सकता है कोई परेशानी और मुझे बता नहीं रही, पर मैं उनको ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकता, कितनी वारदातें हो जाती हैं ना लोगों के साथ। उस लिहाज से उन्होंने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभा दी। अब वो आते हैं बेचारे बहुत परेशान होके, नाकाम होके अपनी मदद की कोशिश में, वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन उनका ध्यान उसी लेडी पर ही था। तो वो अपने रियर व्यू मिरर जो होता है, आगे लगा होता है जिससे पीछे का सब कुछ दिखाई देता है, उसमें देखते हैं, गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ जा रही है, या वहीं खड़ी है, या कुछ तो करेगी अजीब जो भी है। तो वो देखते हैं उस मिरर में कि वो औरत इतनी बूढ़ी धीरे धीरे करके अजीब तरीके से, एक पेड़ था वहाँ पर, उस पर चढ़ जाती है, ऊपर जाके बैठ जाती है। ये कहते हैं कि जब मैंने ये देखा शीशे में, मेरी हालत ख़राब हो गई कि ऐसे कैसे। अब जब मैं रियर व्यू मिरर में देख ही रहा था कि वो ऊपर चढ़ के बैठ गई है, और मैं अपनी आंखें मेरी जैसे फ्रीज़ हो गई, और मैंने गाड़ी रोकी नहीं, गाड़ी चल रही है और मैं देख रहा हूँ कि वो पेड़ पे बैठी बैठी गायब हो गई, गायब ही हो गई। लाइटें जल रही है, सब कुछ है, पर वो गायब हो गई। फिर मैंने इतनी तेज़ अपनी गाड़ी बढ़ाई और सीधा मैं आके दिल्ली में अपने घर पे रुका। इस बीच मैं होश में ही नहीं था, मैं कैसे गाड़ी चला के आया, कैसे मैं पहुंचा अपने घर में, मुझे खुद नहीं पता। मुझे तो आज तक यकीन नहीं आता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिर मैंने उनसे कहा कि एक बात शायद आप झूठ बोल रहे हो, कि कुछ ना कुछ उसमें, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ होगी जो आपने महसूस की होगी,
कि कहते हैं ना कि भूतनी के पाँव उल्टे होते हैं, या उसका चेहरा जला हुआ होता है, या उसकी आंखें बिल्कुल पथरीली होती हैं, ऐसा लगता है कि कोई डेड पर्सन है, ऐसा उसकी स्किन बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक डेड पर्सन का, ऐसा कुछ होगा। अंकल ने कहा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल थी वो, किसी भी फीचर से नहीं पता चल सकता था कि शी कुड डू लाइक दैट। और चलो पेड़ पर चढ़ गई, ये एक तब भी मैं नॉर्मल बात मानता, पर मेरी शीशे में देखते देखते वो पेड़ पर चढ़ी, अजीब तरीके से चढ़ी वो, एंड शी जस्ट डिसअपियर्ड। मैंने कहा अंकल हो सकता है कि आपको वहम हुआ हो, वो डिसअपियर नहीं हुई हो, आपको शीशे में नहीं दिखा हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चीज़ के लिए 100% श्योर हूँ। जब उन्होंने ये चीज़ कही ना कि मैं 100% श्योर हूँ उस चीज़ के लिए, तब मुझे लगा कि हाँ शायद ये मनगढ़ंत बात नहीं है, हुआ होगा ऐसा। अब ये कहानी हम तक कैसे पहुँची? अब वो जो हमारे अंकल हैं ना, वो हमारे बहुत क्लोज़ हैं, हमारे रिश्तेदारी में बहुत क्लोज़ हैं, क्योंकि मेरी मम्मी और उन अंकल की वाइफ़ जो हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं। उनकी जो वाइफ़ है मेरी मम्मी से हालांकि छोटी है, लेकिन मेरी मम्मी की वो नानी लगती हैं रिश्ते में। तो जब वो नानी लगती हैं मेरी मम्मी के रिश्ते में, तो मेरी मम्मी के वो नाना लगे रिश्ते में, और मेरे पर नाना लगे रिश्ते में, हालांकि वो मेरे पापा से छोटे हैं एज में। तो जब हमारे ऐसा कुछ सैनिटरी का काम था, हमारा कुछ बन रहा था, तब उस टाइम पे वो विज़िट करते थे हमारे घर में काफ़ी। और मेरी तो आदत है कि मैं पूछती हूँ हर किसी को कि कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो आप शेयर करिए, है ना। अब ये थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, कई सारे लोग नहीं बताते और कुछ लोग बताते हैं। अगर जिसके साथ हुआ होता है वो बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये एक घटना थी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कुछ ऐसा अगर आपके साथ हुआ है वियर्ड सा, तो कमेंट में शेयर करिए मेरे साथ, मुझे अच्छा लगेगा, और सब पढ़ेंगे सबको अच्छा लगेगा। इसी तरह से तो कम्युनिटी बिल्ड होगी ना हमारी, इसी तरह से तो हमारी फैमिली ग्रो होगी। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में पॉडकास्ट करें हम मिलके, कौन जानता है ना। जस्ट होप फॉर द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। I really enjoy telling the stories, especially the horror stories. चलिए अब हम आते हैं अपनी सेकेंड स्टोरी पर। ये एक पैरानॉर्मल स्टोरी है, बट इसमें ना भूत थोड़ा सा अच्छा निकला। मतलब होता है ना, कैटेगरी बनाते हैं लोग कि ये बुरा भूत था, इसने नुकसान करा, इसने पोजेस कर दिया, इसने ये वो। नहीं, इस भूत ने कुछ डिफरेंट करा। देखेंगे इस स्टोरी में क्या हुआ था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है जो 42 साल से बंद था अपने हॉन्टेड किस्सों के चलते? उसका नाम है बैगुन कोदार। वो रेलवे प्लेटफॉर्म बिल्कुल हॉन्टेड था, बिल्कुल आइसोलेटेड। उस स्टेशन पे कोई भी रेलगाड़ी रात को नहीं रुकती थी, सब क्रॉस करके चली जाती थी। और छोटा सा स्टेशन, बिल्कुल घने जंगलों के बीच में ऐसा एक स्टेशन था, आज भी है। 42 साल बंद रहा अपने हॉन्टेड किस्सों की वजह से। फिर उसे ओपन किया गया उस रेलवे स्टेशन को, और कई सारे लोग आज भी मानते हैं कि वहाँ पर जो हॉन्टेड एक्टिविटीज़ अभी भी फील होती हैं। बहुत सारे स्टेशन मास्टर्स, उनके भी कई सारे किस्से हैं। बहुत सारे जो पैसेंजर्स हैं उनके भी कई सारे ऐसे किस्से हैं। अब बैगुन कोदार तो फेमस है, पर कई सारे रेलवे स्टेशन जो छोटे हैं पर हॉन्टेड हैं और इतने फेमस नहीं हैं। उन्हीं में से एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन पड़ता है ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में। उसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब हुआ क्या था, हमारे एक अंकल का घर था ढेंकानाल में। पहले जब उनके बीवी बच्चे दिल्ली में नहीं रहते थे तो वो रहते थे उड़ीसा में। जब छुट्टियां पड़ती थी बच्चों की तो वो अपने बच्चों से मिलने जाते थे। गर्मियों का टाइम था, वो रेलगाड़ी से जाते थे। पहले तो सारे के सारे जो लोग हैं वो रेलगाड़ी से ही जाते थे। बाद में हवाई जहाज़ वगैरह हुए जो सस्ते पड़े, फिर दोबारा से महंगे हो गए, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये जाते हैं
ट्रेन से ढेंकानाल। अब ट्रेन को पहुंचना था दोपहर के 2 बजे, लेकिन ट्रेन हो गई लेट और वो पहुंचते हैं रात को 2 बजे। ट्रेन को एक्चुअली में उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकना था। इतने बीच में उनको अपना सामान उतार के स्टेशन पे आना था। अब जब ट्रेन इतनी लेट थी, दोपहर के 2 बजे की जगह रात को 2 बजे पहुंच रही है, तो वो स्टेशन में बता देती हूँ कैसा है। मैंने देखा हुआ है वो स्टेशन, क्योंकि हमारे एक रिश्ते में नाना रखते हैं, उनके बेटे की एक बार शादी थी तो हम लोग गए थे। ढेंकानाल स्टेशन बिल्कुल एक आइसोलेटेड स्टेशन है, बिल्कुल हरा भरा सा वो स्टेशन है। पीछे की तरफ खेत, इधर उधर हर जगह खेत, और बहुत दूर जाके एक फैक्ट्री है। ट्रेन वहाँ से गुजरती रहती है और वहाँ पर स्टेशन से बाहर निकल के इक्का दुक्का कोई टैक्सी मिल गई या रिक्शा मिल गया, बस इतना ही। दिन के टाइम की बात बता रही हूँ, कुछ खास वहाँ पे अरेंजमेंट आज के टाइम पे भी नहीं है। अब ये रात को 2 बजे इनकी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे रुकती है, ये अपना सामान उतारते हैं, नीचे उतरते हैं। अब ये हैरान परेशान, इनका गांव स्टेशन से बहुत दूर, करीब 20-25 किलोमीटर दूर, ये कैसे जाएं? कोई वहाँ पे गाड़ी भी नहीं मिलेगी इतनी रात को, दिन में होता तो मिल जाती। अब ये परेशानी में, चिंता में कि उतर तो गया हूँ, क्या करूँ। अब वो उतर जाते हैं गाड़ी से, ठीक है, कहते हैं कि अब तो उतरना ही है, आगे जाके तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब गाड़ी मिले, रिक्शा मिले ना मिले, कुछ रहने का बंदोबस्त हो, खाने का बंदोबस्त हो ना हो, उतरना तो है ही। उतर गए। सामान में उनके पास था एक लगेज और एक बैग, ये लेकर उतरते हैं। अब देखते हैं कि स्टेशन पूरा आइसोलेटेड, उनके साथ एक दूसरा पैसेंजर तक नहीं उतरता। वो बिल्कुल अकेले होते हैं जो उतरे थे उस रेलगाड़ी से, ठीक है। अब देखते हैं इधर उधर कि स्टेशन मास्टर का कमरा अगर खुला हो या कहीं कुछ हो, तो सब कुछ बंद, वहाँ पे था भी नहीं कुछ भी, ठीक है। अब थोड़ी देर बैठते हैं, वहाँ पे पानी का एक छोटा सा नलका लगा हुआ था, वहाँ से पानी से मुंह वगैरह धोते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते हैं। स्टेशन से क्या बाहर निकलते हैं, वो छोटा सा स्टेशन है, 1 मिनट में बाहर आते हैं। देखते हैं इधर उधर नज़रें घुमा के कि तो एक ही स्ट्रीट लाइट वहाँ पे जल रही होती है। दूर दूर तक कोई रिक्शे वाला नहीं, कोई एक इंसान नहीं, कोई गाड़ी वाला नहीं, कोई नहीं, एक कुत्ता तक नहीं घूम रहा था वहाँ पे। इतना ज़्यादा सुनसान, बिल्कुल आइसोलेटेड, डेजर्टेड। अब इतने में परेशानी इनकी बढ़ाने के लिए धीरे धीरे शुरू हो जाती है बारिश, बूंदें गिरने लग जाती हैं। अब ऐसे स्टेशन पे एक दिक्कत और थी कि शेड नहीं था कि जहाँ खड़े हो जाएं, जिसके नीचे भीगने से बच जाएं खड़े होके, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहते यार कि यार हालत ख़राब, क्या करूं क्या ना करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उल्टा बारिश में तो मैं भीगूंगा वो ठीक है, सामान भी मेरा भीग जाएगा। गाड़ी इतनी लेट, 12 घंटे लेट गाड़ी, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूर दूर तक कोई भी नहीं। यही सोच ही रहे थे, बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरना चालू हो गई। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं, परेशानी में आ गया, अब तुम ही कुछ मदद करो। कहते हैं बड़े दिल से मैंने प्रार्थना करी। अब देखते हैं कि राइट साइड से, उनके राइट साइड से एक बंदा आया। कौन बंदा आया? एक बूढ़ा सा बंदा आता है। उसने एक अपना नीचे एक पजामा पहन रखा होता है, पजामा तो क्या पहन रखा होता है, एक हाफ पैंट पहन रखी होती है, और एक गले में एक गमछा डाल रखा होता है, बस, ठीक है। वो आता है राइट साइड से, उनके आता है। तो ये उनको देख के थोड़ा खुश होते हैं कि चलो कोई तो है, कुछ तो अब मदद मिलेगी, कोई तो दिख रहा है इंसान। तो वो उनके सामने आके फिर खड़ा हो जाता है, कहता है अपनी भाषा में कि क्या बात है, आप अभी आए हो क्या, गाड़ी आई थी और कोई नहीं उतरा आपके साथ?
तो उन्होंने कहा कोई नहीं उतरा और देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो कहते कहाँ जाना है आपको? तो उन्होंने बोला कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे गांव में। तो कहते कि गांव तो आपका बहुत दूर है, कैसे जाओगे? गाड़ी भी नहीं है कोई। तो कहते वही तो मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँगा, वही तो परेशानी है। तुम कौन हो लेकिन, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहते मैं, तो वो आदमी कहता कि मैं एक रिक्शे वाला हूँ, मेरा रिक्शा वहाँ पीछे खड़ा है, अब इतनी दूर रिक्शे में तुम्हें अगर चलना हो तो मैं छोड़ दूँगा, ठीक है, पैसे लूँगा लेकिन ज़्यादा। तो अंकल कहते हैं यार कितने पैसे लोगे तुम? कहते 500 रुपये लूँगा मैं। तो अंकल ने सोचा यार कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ तो मिल रहा है, मैं कहीं तो पहुँचूँगा, है ना। यहाँ खड़े खड़े भीगने से अच्छा है कि चलते चलते ही भीगूँ। तो उन्होंने यही सेम बात बोली कि चलो ठीक है यार, इतनी रात को तू लेके जाएगा, वहाँ से फिर रात को वापस आएगा, तुझे भी परेशानी है, तुझे भी कुछ मिलना चाहिए। अब गाड़ी में जाता, इतनी रात को अगर कोई टैक्सी होती तो वो भी 1000 रुपये तो ले ही लेता मेरे से, चल तू छोड़ दे मेरे को, कोई बात नहीं। तो कहता चलो थोड़ा सा चल चल के चलते हैं, मैं रिक्शा नहीं तो यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये कहते हैं कि ये रिक्शा तुम एक काम करो यहीं ले आओ। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मैं रुक गया, अगर वो चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो कहते हैं कि नहीं ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो अपना लगेज उठाते हैं, अपना बैग उठाते हैं कंधे पे और चलते हैं उसके पीछे पीछे। वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। रिक्शे में बैठते हैं, रिक्शा थोड़ा दूर खड़ा था। अब देखते हैं कि रिक्शा ठीक है, रिक्शे के ऊपर रिक्शे के ऊपर जो है वो शेड था, ठीक है। आपने देखा होगा वैसा रिक्शा एग्जिस्ट करता है अभी कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले होते थे इस तरह से, ऊपर से उसके ऊपर था कवर, तो बारिश से थोड़ा तो बचाव हो सकता था। तो कहते चलो सही है यार, रिक्शा मिल गया मेरे को, पैसे ले लेगा कोई बात नहीं, घर तो छोड़ देगा मेरे को, चाहे जितना भी वक्त लगे, 3 घंटे लगे चाहे कितने भी घंटे लगे, पहुंच तो जाऊंगा मैं घर। बैठे रिक्शे में, वो आदमी, बूढ़ा आदमी ये रिक्शा चलाना चालू करता है, चालू करता है। अभी टाइम देखते हैं, तब तक जो है वो 2:20 हो चुके होते हैं जब वो रिक्शे में बैठ के चल दिए, ठीक है। चलते जाते हैं, बीच में खेत भी आ रहे हैं, सब आ रहा है, जितना टाइम लगना था लग रहा है उतना ही टाइम, काफ़ी लंबा सफ़र है, रिक्शे में तय करना है तो ऑब्वियसली। तो उससे बात करता है, बूढ़े आदमी से पूछता है कि तुम इतनी रात को वहाँ पर क्या कर रहे थे? कहते मैं ऐसे ही बस टहल रहा था, मेरा घर वहीं पास में ही है, तो रात को मैं देख लेता हूँ कोई आता है तो उसकी मदद वगैरह कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे लेता हूँ मैं तो फ्री में थोड़ी करता हूँ। कहते चलो कोई बात नहीं, तू अच्छा आदमी है। तो पूछता है कि कहाँ पर रहते हो, कहाँ पर तुम्हारा घर है? तो कहता है कि वो तुम पता नहीं है तुम्हें, मैं कहाँ रहता हूँ, वो सब छोड़ो, आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मैं भी थका हुआ हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बस तुम्हें छोड़ रहा हूँ, यही गनीमत मानो। कहते चलो ठीक है, बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा। तब अंकल को हमारे लगती है बहुत ज़्यादा भूख। वो कहते हैं यार बहुत भूख लग रही है मेरे को, रिक्शे वाले को कहते हैं कि यार इतनी भूख लग रही है ना, मैंने कुछ खाया नहीं है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो रिक्शे वाला कहता है कि तुम्हें भूख लग रही है क्या? तो बोल देते हैं मेरे को, मेरे पास पिट्ठा है 2, पिट्ठा मतलब डोसा। तो कहते हैं मेरे पास पिट्ठा है, तुम खा लो, दे दूँ? तो कहते हैं कि चल यार ठीक है, तू दे दे, जो तेरे पास है दे दे मुझे, मैं खा लेता हूँ। तो वो पिट्ठा निकाल के, यहाँ पे उन्होंने बांधा होता है उस बूढ़े आदमी ने अपने उसी गमछे में, एक दूसरा गमछा उसने यहाँ बांधा हुआ होता है, उसमें बांधा हुआ होता है, तो देता निकाल के, तो अंकल खा लेते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही सफ़र कट जाता है और अपने घर आके पहुँचते हैं, अपने गांव में। गांव में आके पहुँचते हैं, अपने दरवाजे पे खटखटाते हैं, सामान उतारते हैं, रिक्शे से ऑब्वियसली उतर जाते हैं और अंदर पहुँचते हैं, सामान वगैरह रखते हैं। और जैसे ही बाहर आके देखते हैं वहाँ कोई नहीं, इन्होंने पैसे तक नहीं दिए थे उस आदमी को, और कहते हैं, सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि कहाँ चला गया, पैसे तो लेने के लिए रुकना चाहिए था ना उसे, कहाँ चला गया? तो देखते हैं इधर उधर, खूब ढूंढते हैं उसको,
उसका कहीं अता पता नहीं, वो बिना पैसे लिए ही गायब हो गया। तो अंकल कहते हैं कि ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि वो बिना पैसे लिए कहाँ गायब हो गया और उसने मेरी मदद क्यों करी। तो मैंने पूछा, अंकल ये क्या घटना हो सकती है, आप बताओ। अंकल कहते हैं कि कोई नहीं, वो तो कोई बहुत भली आत्मा थी या साक्षात भगवान आ गए मेरी मदद करने के लिए, और इसके अलावा क्या हो सकता है। मेरे साथ ये घटना हुई, लेकिन मैं इसको एक मिस्ट्री ही मानता हूँ और आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि ये घटना क्या थी, लेकिन ये एकदम सच है। मेरे घर वाले भी जानते हैं। मैं वहाँ पे घर पे अपने जब पहुँचा, मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला था, मेरे पापा ने भी देखा था कि वो बाहर खड़ा है, मैंने अकेले नहीं देखा, लेकिन वो गायब हो गया। और ये मैंने खुद देखा और मेरे पापा ने भी देखा, और हम दोनों बहुत हैरान हुए कि वो आखिर कहाँ गायब हो गया, ये क्या घटना थी, हमें आज तक समझ में नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने अंकल से पूछा कि आपको क्या लगता है फिर, कि आपको आत्मा लगती है कोई अच्छी जिसने मदद की, या आपको लगता है कि हाँ भगवान किसी रूप में आ गए। तो अंकल कहते कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है कि वो कौन थे, वो जो भी थे उन्होंने मेरी मदद करी। और अंकल एक बात और कहते हैं कि मैं अपने आप को बड़ा कोसता हूँ एक बात के लिए, कि मैं द मोमेंट वो आदमी मेरे पास आया और द मोमेंट उसने मुझे घर पे छोड़ा अपने रिक्शे में, तब तक मैं उसे तू करके ही बात कर रहा था। ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैं अपने दिल के अंदर हमेशा उस आत्मा से या उस परमात्मा के कोई रूप होंगे वो, या कोई बहुत अच्छी महान आत्मा होगी, जो भी है, मैं माफ़ी तो मांगता रहता हूँ अपने मन में उनसे। चलो, तो ये पूरी घटना थी। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी अच्छी घटना भी घट जाती है जो मिस्टीरियस होती है, पैरानॉर्मल होती है, कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि कुछ फ़ायदा ही पहुंचा के चली जाती हैं, पर हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता ऐसी चीज़ों के लिए। तो पर्सनली मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि डोंट एक्सपेक्ट फॉर दीज थिंग्स इन डेली लाइफ। भगवान पर विश्वास करिए, आत्माओं पर विश्वास करिए, मगर हमेशा पहले अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, है ना। हमेशा थोड़ा सा एक स्केप्टिकल एटीट्यूड भी होना चाहिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हो, आइसोलेटेड हो। परेशानी भी तो कुछ हो सकती है ना, अननोन परेशानी के शिकार भी हो सकते हो आप लोग, अननोन परेशानी के शिकार भी हो सकते हैं हम लोग, आप लोग। तो थोड़ा सतर्क रहना भी ज़रूरी है। अब पहले केस में जब हमारे अंकल गाड़ी से बिल्कुल सुनसान सड़क पर नीचे उतरे, उस औरत से पूछा उन्होंने, अगर मान लीजिए कि वो एक आत्मा नहीं होती, कुछ और इंसिडेंस हो जाता, मान लो कि उसके पीछे बहुत सारे लोग छुपे हुए होते जो डकैत होते, है ना, जो एक बूढ़ी औरत को मोहरा बना के सामने खड़ा कर रहे हैं ताकि कोई उसकी हेल्प कर दे और पीछे से आके वो लूटपाट कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो अंकल ने भी गलती की। अगर आप 1:30 बजे 2 बजे किसी सड़क से गुजर रहे हो, सुनसान है, तो आपको क्या ज़रूरत है उतरने की। दिस इज़ माई ओपिनियन। क्योंकि दिल्ली, नोएडा जैसी जगहें हैं, यहाँ पे क्राइम्स होना बहुत नॉर्मल है। मतलब ऐसे टाइम पे तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देन इन दिस केस, ये जो हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में ये जो बंदा था, भले ही ये अच्छा आदमी था, या भले ही ये एक अच्छी आत्मा थी, या कोई एंजल था, या कोई फरिश्ता था, जो भी था, पर ये भी चल दिए, है ना। पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे केसेस में आप क्या ही कर लोगे ना। और स्टेशन मास्टर भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, रात बेरात कोई गाड़ी आ रही है जो लेट हो चुकी है, अगर पैसेंजर कोई उतरता है। अब सोचो कि उनकी जगह कोई लेडी होती जो सोलो ट्रैवल कर रही होती या अकेली आई होती, तो सोचिए कि कितनी दहशत होती उस टाइम पे। तो थोड़ा सा यार हर चीज़ का थोड़ा देख कर चलना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, है ना, क्योंकि आपकी और हमारी सेफ्टी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है।
अब मैं आपको एक तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी एक दोस्त के एकदम आँखों के सामने हुआ था। और ना सिर्फ उसकी आँखों के सामने हुआ था, बल्कि 2 परिवार और उस टाइम पे थे। दिल्ली नोएडा हाईवे की ये बात है। अपनी गाड़ी से जा रहे थे और सबने ये चीज़ देखी और दे वर लाइक शॉक्ड लाइक एनीथिंग। तो वो पूरी घटना जब मैंने उससे सुनी थी, मेरी तो थोड़ी सी उस टाइम पे ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा था, अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वही बात इमेजिनेशन में पूरी आ रही थी और जब भी अंधेरा देख रही थी तो डर रही थी। पर अब मैं हिम्मत करके वो कहानी सुना सकती हूँ। चलिए, तो ये बात है करीब 2007-2008 के बीच की बात है। मेरी फ्रेंड उस टाइम पे स्कूल में थी। अभी वो आईआईटी में पीएचडी कर रही है। चलो, तो अभी हाल फिलहाल में उससे मिलना हुआ। हाल फिलहाल मतलब 2 साल पहले उससे मिलना हुआ था। तब उसने वो कहानी पूरी सुनाई थी। तो कहानी सुनते हैं क्या था। ये रहते थे द्वारका में। द्वारका में इनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, साथ मिलके रहते थे। उसके चाचा का एक बेटा पैदा हुआ, उसका मुंडन था। उसके मुंडन के लिए उनको हरिद्वार पहुंचना था सुबह सुबह, गंगा घाट पे, हर की पौड़ी। तो ये अपनी एक बुलेरो और एक अर्टिगा लेते हैं। दोनों फैमिलीज़ बैठते हैं उसमें, उस बच्चे के मुंडन के लिए। और सुबह सुबह करीब 2-2:30 बजे निकल जाते हैं हरिद्वार के लिए, क्योंकि उनको सुबह सुबह भोर से पहले पहुंचना था। निकल जाते हैं। अब आता है दिल्ली और नोएडा का हाईवे। अभी अपनी मस्ती में चल रहे 2 कार्स, इनकी फैमिली एक कार में बैठी हुई और चाचा की फैमिली दूसरी कार में बैठी हुई। इनकी गाड़ी चल रही थी आगे आगे और चाचा वाली जो गाड़ी थी वो चल रही थी पीछे पीछे। अब दोनों गाड़ियां ड्राइवर्स चला रहे थे और फैमिलीज बैठी हुई थी गाड़ी में। और फैमिलीज जो थे उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे नींद में आ जाती हैं। तो ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे दोनों फैमिलीज के मुखिया, मतलब दोनों अंकल। ये दोनों आपस में बात करते हैं। अब मेरी फ्रेंड जगी हुई थी। बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बाहर देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं। तो देखती है सामने कि पापा और ड्राइवर जो हैं आपस में बात कर रहे हैं। अचानक इसके पापा जो हैं, मेरी फ्रेंड के जो पापा हैं, जो सामने बैठे हुए थे सामने फ्रंट सीट पे, वो कहते हैं बाहर मत देखना, बाहर मत देखना, बिल्कुल बाहर मत देखना, सारे आंख छुपा लो। अब क्या हो गई बात, सारे जब मना करा गया तो उसी टाइम पे सबने बाहर देखा, राइट साइड देखा, लेफ्ट साइड देखा। तो लेफ्ट साइड में उन्होंने देखा कि उनके साथ साथ एक बिल्कुल काला आदमी, बिल्कुल काला आदमी, उसके बाल बिल्कुल लंबे और एकदम न्यूड, उनके साथ साथ उनकी गाड़ी के भाग रहा। अब हाईवे में गाड़ी चल रही है, तेज़ स्पीड में चल रही है और उनके साथ साथ भाग रहा। और सारे के सारे इतनी तेज़ डर गए, इतनी तेज़ डर गए सारे के सारे। और मेरी फ्रेंड कहती मैं तो स्कूल में थी, मैं तो इतनी तेज़ डरी, वो तो शुक्र मनाओ कि हम पीछे बैठे हुए थे और वो आदमी आगे आगे भाग रहा था, आगे वाले खिड़की के साथ साथ भाग रहा था। तो अंकल तेज़ तेज़ चिल्लाने लग गए, उसके पापा, कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, गालियाँ देने लग गए। अब गालियाँ देने लग गए। अब इन्होंने ना तुरंत फ़ोन करा पीछे वाली गाड़ी पे अपने छोटे भाई को कि भाई गाड़ी जो है ना तेज़ भगा ले अब, और हनुमान चालीसा लगा ले अपनी गाड़ी में। तो मेरी फ्रेंड कहती हमारी गाड़ी में भी हनुमान चालीसा हमने लगा दी, बज रहा। आगे जाते हैं, वो एकदम तेज़ी से आगे बढ़ता है, इनकी गाड़ी को क्रॉस करके आगे भाग जाता है एकदम, और वो सड़क पे भाग रहा होता है बहुत तेज़। सामने एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा और नीचे जो है वो एक बंदा ख़त्म हो रखा था वहाँ पे। वहाँ जाता है और वहाँ बैठ जाता है, उस पर्सन के जो जा चुका था इस दुनिया से, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो ये
इतनी तेज़ डर जाते हैं दोनों गाड़ी वाले। देखते हैं सबसे पहले तो यही देखते हैं, इसके पापा और अंकल वगैरह और बाकी घर वाले, तब देखते हैं कि वहाँ पे बैठा हुआ। और वो जो लोग, उस गाड़ी के और लोग जो उस बॉडी के पास खड़े थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, जैसे वो बंदे को देख ही नहीं पा रहे कि कोई भागता हुआ आया है और वहाँ पे बैठ गया है आके। तो इन लोगों को पूरा कंफर्म हो गया कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत अजीब है और इससे दूर जितनी जल्दी भागा जाए चलो। और कहते हैं कि पूरी रात जब तक गाड़ी चली है हनुमान चालीसा बंद नहीं हुई। भाई कभी भी आ जाए, दिख जाए, और वो क्यों दिखा, क्या हुआ, क्या नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। और मेरी फ्रेंड कहती है कि भाई साहब हम लोगों की जो हालत ख़राब हुई, हम सब ने गंगा में डुबकी मारी है, सब ने गंगा में डुबकी मारी है। और इतना सारा गंगा जल अपने साथ कैरी कर कर लेकर आए कि हमें कोई ऐसी गंदी एंटिटी दिखी जो कि भाई हमको दिखनी नहीं चाहिए थी लाइफ में कभी भी। कहती कि यार मैं क्या बताऊँ, कोई तो सोचेगा कि यार ये झूठ है, लेकिन ये तो हमने सब ने, हमारी दोनों की दोनों फैमिलीज़ ने देखी हैं। फिर जब मेरे पापा ने ये चीज़ बताई, मतलब अपने आस पड़ोस में और जैसे दोस्त वगैरह सब बैठते हैं, तो पता चला कि वहाँ पे वो जो बंदा है वो कई सारे लोगों को ना दिखा है और इसी टाइम पे दिखा है। कोई ऐसी घटना वटना हो जाती है तभी दिखता है। कुछ लोग मनगढ़ंत कहानियाँ भी ऑब्वियसली बता देते हैं, एक कहानी बाहर आती है मार्केट में तो और चलती हैं। पर फिर मैंने उससे पूछा कि यार तूने देखा अपनी आँखों से? उसने कहा कि हाँ भाई, मैं तो इतनी ज़्यादा काँप रही थी, थर थर। एक तो मैं, उतनी मेरी एज नहीं थी और क्या हो रहा था कैसे, वो तो मेरे घर वाले थे। अगर मैं मान लो कि ऐसे ही फ्रेंड्स में, कॉलेज में भी होती और फ्रेंड्स में जा रही होती तो मैं नहीं कर पाती यार बर्दाश्त। ये थी पूरी स्टोरी। दिल्ली नोएडा हाईवे में ये चीज़ हुई थी, 2007-8 की बात है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है ना जो रियल में हुई हो, पैरानॉर्मल स्टोरीज़ या एक्टिविटीज़ या कोई भी किस्सा ऐसा ही होता है यार, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होता वो, बट जिसके साथ होता है और वो बताए ना अपने मुंह से, हालत ख़राब हो जाती है सुनते टाइम। खैर, आपको ये स्टोरीज़ तीनों की तीनों कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को फिर से बता रही हूँ, नहीं सब्सक्राइब करा और स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं।